हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं साथियों। जो आज का वीडियो है साथियों, तो हम लोग इस वीडियो का साथियों 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो जो वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे संयोजन के सिद्धांत, परिपेक्ष, माध्यम तथा तकनीक और ग्राफिक कला। क्या देखेंगे? संयोजन के सिद्धांत, परिपेक्ष, माध्यम, तकनीक और ग्राफिक कला से संबंधित साथियों। तो इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो आज इसका जो देखेंगे साथियों पार्ट 2 वीडियो। कौन सा देखेंगे साथियों? पार्ट 2 इसका वीडियो रहेगा। 1 हम लोग देख चुके हैं, तो आज इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। और ग्राफिक कला से संबंधित साथियों सिद्धांत है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक साथियों। तो आज इसका जो क्वेश्चन रहेगा 50 से आगे का रहेगा। ठीक, तो 50 तक हम लोग देख चुके। तो आज जो क्वेश्चन होगा लगभग 75 क्वेश्चन रहेगा, लगभग 75 तक रहेगा क्वेश्चन। तो चलते हैं साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास वीडियो को शेयर भी करिए, वो भी वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलते साथी, जो आज का सबसे पहले है स्क्रीन पे प्रश्न है वो आपके सामने है। क्या कह रहा है? एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए। कह रहा है कि एचिंग चित्रण बनाते समय न कागज कैसा होना चाहिए। जब एचिंग पेंटिंग हम करें तो एचिंग पेंटिंग करते समय कागज कैसा होना चाहिए न? तो किंचित नम होना चाहिए, पूर्णतया गीला होना चाहिए, पूर्णतया सूखा होना चाहिए या उपरोक्त कोई नहीं। तो एचिंग में प्रिंटिंग करते समय कागज कैसा होना चाहिए साथियों? तो कागज क्या होना चाहिए बताइए? 51 का देखिए, तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंचित नम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? किंचित नम, हल्का गीला होना चाहिए, थोड़ा हल्का मतलब नम होना चाहिए बस कागज। अगला, स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या है? कह रहा है कि स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए, स्टूडियो के बाहर से कार्य करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम पूछ रहा है, सुविधाजनक माध्यम क्या होगा? टेम्परा होगा, फ्रेस्को होगा, तैल रंग होगा या जल रंग? जैसे स्टूडियो में ना रहकर बाहर कार्य करने के लिए क्या सबसे अच्छा माध्यम है कि बाहर भी वो साधारण रूप से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, तो क्या है ना? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। तो स्टूडियो के बाहर कौन सा चित्रकारी अच्छी तरीके से किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों 52 का। क्या होगा आप लोग बताइए, तो कमेंट करिए। तो 52 का राइट आंसर जो होगा जल रंग। क्या हो जाएगा? जल रंग चित्रण है जो स्टूडियो के बाहर हम आसानी से कर सकते हैं, सरल सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। तीसरा है चित्रण की विधि कहलाती है। जो चित्रण है इसकी जो विधि क्या कहलाएगी? चित्रण की जो विधि है क्या कहलाती है? तकनीक, माध्यम, पद्धति या साजिश? तो इन चारों में से क्या कहेगी? चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तो 53 पे देखिए क्या कहलाएगी? चित्रण की विधि को क्या कहेंगे? तकनीक। क्या कहेंगे साथियों? तकनीक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं साथियों एग्जाम में, और बनते ही हैं खूब प्रश्न यहाँ से साथियों। ध्यान देना, इग्नोर करके नहीं चलना वीडियो में प्रश्नों को। तो नोट डाउन, जो आपको लगे कि नया प्रश्न है हम इस अभी नहीं पढ़े हैं, तो उसको आप नोट डाउन अवश्य करिए। उम्मीद है कि कर भी रहे होंगे साथी लोग। चलते हैं। गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है। गेरू जो है इसका चित्रण हेतु प्रयोग कैसे होता? आदिकाल में हुआ था गेरू का प्रयोग, पश्चात रेनेसां चित्र में हुआ था, या भारतीय रेनेसां काल में हुआ था, या उपरोक्त तीनों काल में हुआ था। तो गेरू से कहने का मतलब गेरू से चित्र किस समय में बनाया गया था, किस काल में गेरू से चित्रकारी की गई थी, गेरू रंग से ना पेंटिंग किया गया था। तो 54 का देखें तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदि काल में। आदि मानव जो होते थे वही साथियों क्या होते थे? गेरू से चित्रकारी करते थे। ठीक, गेरू हो जाता था, कोयला हो जाता था, खड़िया मिट्टी, ऐसा। आगे चलते हैं ना। फ्रांसको में चित्रण किया जाता है। फ्रांसको में चित्रण किया जाता है तो गीली भित्त पर, किंचित नम भित्त पर, सूखी भित्त पर या उपरोक्त तीनों? तो फ्रांसको पूछ रहा है, तो फ्रांसको में चित्रण कहाँ किया जाएगा ना? तो 55 पे देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 55 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे उपरोक्त
तीनों में। कह रहा है कि फ्रेस्को में जो चित्रकारी किया जाता है गीली पर भी किया जाता है जिसे फ्रेस्को बूनो कहा जाता है, किंचित नम में भी किया जाता है फ्रेस्को, और सूखी। तो फ्रेस्को का मतलब होता है सूखा, फ्रेस्को सेको का मतलब सूखा, फ्रेस्को बूनो का मतलब गीला। तो यहाँ पे नम में भी किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका घा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घा साथी, तीनों जगह। धातुओं के रंग बनाए गए हैं न, कारक धातुओं के रंग बनाए गए थे तो कब बनाए गए थे? 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। तो धातुओं के रंग कब बनाए गए थे? 56 पे देखिए, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो धातुओं के जो रंग बनाए गए थे लगभग ये 18वीं शताब्दी में धातु के रंग बनाए गए थे। इसके पहले धातु के रंग नहीं बने थे साथियों। न तो खड़ी मिट्टी हो गया, कोयला हो गया, गेरू हो गया, चावल वोल हो गया, ये सब ना हल्दी फल्दी ये सब घास फूस पत्तियों को रगड़ कर रंगों का प्रयोग। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या है? धातु के रंग बनाना शुरू हो गया था। भित्ति चित्रण की विधा नहीं है, कारक भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। फ्रेस्को सेको, टेम्परा या ब्रोकन कलर। तो भित्ति चित्रण में देखिए क्या प्रयोग किया जाता है और क्या नहीं। तो इसमें जो नहीं किया जाता है उसी को हमको छांटना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो भित्ति चित्रण की विधा क्या है, तो विधा पहले देख लेते हैं। तो भित्ति चित्रण जैसे फ्रेस्को हो गया, यह भी भित्ति चित्रण की विधा है। फ्रेस्को सेको है, ये भी है, और टेम्परा जो है ये भी है। लेकिन यह ब्रोकन कलर जो है साथियों, ब्रोकन कलर ये क्या है? भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका घा हो जाएगा, यही नहीं है। अगला है भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है। भित्ति चित्रण की जो परंपरा है इतिहासकारों के समय अनुसार आरंभ होती है। तो कब से आरंभ होती है भित्ति चित्रण की परंपरा? इतिहासकारों ने कब से बताया है कि भित्ति चित्रण इतने समय से चालू हो गया था? तो अजंता से बताया है, जोगीमारा से, बाघ गुफा से या राजपूत शैली से। तो कहने का मतलब सबसे पहले भित्ति चित्रण हमें देखने को कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो कहाँ से हुआ था साथियों भित्ति चित्रण सबसे पहले? तो जोगी मारा की गुफा से न, जोगी मारा की जो गुफा से ही सबसे पहले भित्ति चित्रण परंपरा शुरू हो गया था। तो जोगी मारा कहाँ साथियों? ये कहाँ पड़ेगा आपका जोगी मारा? ये रामगढ़ की पहाड़ी पे है ना, तो कहाँ पड़ेगा? सरगुजा न। तो सरगुजा कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। तो आगे बढ़ते हैं। तो भित्ति चित्रण की विधा है, भित्ति चित्रण की विधा है, टेम्परा है, फ्रेस्को है, सिग्रोफिट्टो है या उपरोक्त तीनों है। तो 59 पे देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रण की विधा में क्या क्या आएगा? हो जाएगा साथियों, फ्रेस्को भी होगा और सिग्रोफिट्टो है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका घा हो जाएगा, उपरोक्त तीन हो जाएंगे। भित्ति चित्रण की विधा में तीनों आते हैं, टेम्परा, फ्रेस्को, सिग्रोफिट्टो। सिग्रोफिट्टो विकसित हुई, देखिए कह रहा है कि जो सिग्रोफिट्टो है कब विकसित हुई, कहाँ से हुई? तो भारत में हुई, यूरोप में हुई, चीन में हुई या जापान में हुई। तो सिग्रोफिट्टो का विकास कहाँ से हुआ? तो 60 नंबर पर देखें, तो 60 नंबर का सिग्रोफिट्टो का विकास जो होता है साथियों कहाँ से होता है? तो ये आपका हो जाएगा यूरोप से। इसका जो विकास हुआ था यूरोप से हुआ था। अगला है एक परत में कार्य किया जाता है, एक परत में कार्य किया जाता था। किस चित्रण में साथियों सिर्फ एक ही परत में कार्य किया जाता है और नहीं किया जा सकता? तैल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में या एक्रेलिक रंग में ना। तो एक रंग में साथियों किसमें चित्रण किया जा सकता है ना? एक ही परत पर आप चित्रकारी करेंगे, पीछे की तरफ आप नहीं कर सकते। तो ऐसे किस में किया जाता है? तो सिर्फ पोस्टर रंग में। किस में किया जाता है? पोस्टर रंग में। जब पोस्टर आप बनाते हैं तो एक ही तरफ आप उसमें चित्रकारी कर सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है। तो देखिए अब तो अभी तो पूछा कि एक परत में किस में काम होता है, तो पोस्टर रंग में एक परत में काम होता है, लेकिन विभिन्न परत में कैसे काम होगा? अब देखिए तैल रंग में, एक्रेलिक रंग में, टेम्परा में या उपरोक्त तीनों में। तो 62 देखिए, तो विभिन्न परत में कैसे कार्य किया जा सकता है, कहाँ कहाँ? तो तैल रंग में भी होगा विभिन्न परत में कार्य, एक्रेलिक में होगा और टेम्परा में। यानी कि तीनों में, इस तीनों में क्या होगा? विभिन्न रंगों में कार्य, विभिन्न परतों में कार्य किया जा सकता है। मतलब एक से लेकर 2 परत 3 परत में काम इसमें हो सकता है, लेकिन पोस्टर में सिर्फ एक ही परत में आप काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर घा हो जाएगा यहाँ पे। वास्तु चित्रण का परंपरा भारत में किया ना। तो वास्तु चित्रण का जो परंपरा था इसका प्रारंभ पूछ रहा है कि भारत में किसने किया ना? प्रारंभ किसका? वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया? शारदा वकील ने, गगन नाथ ने,
A.N. टैगोर ने, तीनों में कोई नहीं। तो वास्तु चित्रण का परंपरा सबसे पहले आप जानते हैं कहाँ से हुआ था, तो बंगाल स्कूल से। तो बंगाल स्कूल के जो मुख्य कलाकार थे, जो वास्तु शैली के प्रणेता जन्मदाता माने थे, तो वो कौन थे, A.N. टैगोर, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो यहाँ पे ग वाला आपका राइट हो जाएगा। कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी, कह रहे हैं कि कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी तथा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं। न कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी को ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो साइजिंग करना, प्राइमिंग करना, वार्निश करना या माउंट करना। तो 64 पे देखिए, तो 64 पे क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे इस तरह के जो कार्य किया जाता है साथियों, कागज़ को गीला करके गोंद लगी पट्टी को ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने को माउंट करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउंट करना। अगला, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूल क्या है। जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूल क्या है। ब्रिस्टल माप है, सेबल है, तीनों में से कोई नहीं है ना। तो 65 पे देखिए, तो 65 के यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ जो सेबल है ना, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त जो तूलिका होती है सेबल की होती है। सेबल एक पेड़ होता है, उसी की जो ब्रश से जो तूलिका बनाए तो सबसे अच्छी मानी जाती है, या गिलहरी के दुम यानी पूंछ की बाल से। तो जल रंग मिलते हैं तो देखिए किन किन अवस्थाओं में, ट्यूब में, टिकिया में, शीशे में, तीनों में ना। तो 66 में देखिए, तो जल रंग जो होता है साथियों, जो यानी कि घोल जिसका बनाया जा सकता है या बना होता है, तो वो ट्यूब में भी मिलता है, टिकिया में भी मिलता है, शीशी में भी मिलता है। तो ये तीनों जगह मिलता है जल रंग। ठीक, तो जल रंग जो होते हैं तीनों में मिल जाते हैं। अगला आपका कार्बनिक रंग होते हैं ना। तो देखिए कार्बनिक रंग किन्हें कहते हैं, रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित या उपरोक्त तीनों। तो कार्बनिक रंग साथियों कैसे होते हैं, तो 67 में देखिए, तो कार्बनिक जो रंग आपके मिलेंगे ये रासायनिक तत्वों से बने होते हैं, पशुओं के जगत से और वनस्पतियों से भी बने होते हैं। तो यहाँ पे घ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों जगह से कार्बनिक रंग हमें प्राप्त हो जाएगा। पारदर्शक तकनीक नहीं है, वाश, आला प्राइमर, स्पंजिंग या स्क्रैम्बलिंग। तो इसमें कौन सा जो पारदर्शी नहीं होता है, पारदर्शक नहीं होता, आपको इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा। तो 68 पे देखिए, तो कौन सा रंग होगा इसमें साथियों, कौन सा चीज़ होगा जो पारदर्शी नहीं यानी कि अपारदर्शी है ना। तो यहाँ स्क्रैम्बलिंग जो है क्या हो जाएगा, ये पारदर्शिक तकनीक नहीं है, ये अपारदर्शी है, पारदर्शी तकनीक नहीं है साथियों। और जो तीनों है क्या है, पारदर्शी है, लेकिन स्क्रैम्बलिंग है पारदर्शी नहीं है। चित्रण के समय अलसी का तेल, कह रहा है कि चित्रण के समय अलसी का तेल और टरपाइन का अनुपात कितना चाहिए न। अलसी का तेल और तारपीन का तेल का मिश्रण पूछ रहा है, कितना होना चाहिए जब आप चित्र बना रहे हैं तो उसमें करने के लिए, रंग में डालने के लिए, तो कितना इसका मात्रा होना चाहिए न। तो 50% से 50%, 20% से 80%, यानी कि अलसी का तेल 50 और टारपेन 50, फिर 20, फिर 80, फिर 30, फिर 70, तो कितना कितना होना चाहिए, लास्ट में 40 से 60% न। तो अलसी का तेल कितना कितना मात्रा में होना चाहिए, अलसी का तेल और टारपीन का तेल, तो कितना होना चाहिए साथियों, 50-50, 50-50, यानी कि आधा आपका तारपीन का तेल होना चाहिए, आधा आपका अलसी का तेल होना चाहिए, 50% मात्रा में। तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तैल रंग चित्रण हेतु क्या चीज़ प्रयुक्त नहीं किया जाता है, नाइफ, इंजल, अलसी का तेल या जल ना। तो तैल रंग चित्रण के लिए इनमें से क्या नहीं प्रयोग किया जाएगा साथियों, बताइए जरा एक बार आप लोग कमेंट करिए। तो साथियों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को आप जरूर बताएं। और वीडियो इस प्रश्न में जितने क्वेश्चन आपके 70 प्रश्न होंगे लगभग, तो जितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं वो जरूर आप कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आप इसमें से सही हुआ आपका। अब वीडियो कैसा है, प्रश्न कैसे हैं आपके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका नाइफ भी होगा प्रयोग, तैल में ईजल भी होगा और अलसी का तेल भी होगा, लेकिन ये जो जल रंग है ये सिर्फ जल रंग में ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जल रंग का कोई प्रयोग नहीं है तैल रंग में, तो इसलिए राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, तो क्या नहीं है तैल चित्रण की प्रविधि, देखिए
तैल चित्रण की प्रविधि में क्या नहीं आएगा साथियों? स्क्रैम्बलिंग होगा, ड्राई ब्रशिंग होगा, ब्रोकन कलर होगा या वाह। तो तैल चित्रण की प्रविधि नहीं पूछ रहा है। तो 71 पे देखिए, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे तैल रंग चित्रण की प्रविधि में नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है। तो जो नहीं होगा वो क्या होगा? वाश। वाश आपका नहीं होगा। बाकी ये तीनों तैल रंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वाश नहीं आता है तैल रंग चित्रण में। वाश यानी जल, वाश तकनीक, जल तकनीक, तैल में इसका कोई काम नहीं होता है। हाईलाइट, हाईलाइट हेतु कागज श्वेत रखा जाता है टेम्परा में, तैल रंग चित्रण में, फ्रेंस्को में या जल रंग में। तो 72 का देखिए साथियों, तो हाईलाइट दिखाने के लिए किस चित्र में कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है? 72 देखिए ना, तो किस चित्रण में हो जाएगा ना? तो जल रंग चित्रण में हाईलाइट प्रकाश ज़्यादा दिखाने के लिए कागज को श्वेत या सफ़ेद छोड़ा जाता है। भारी तथा मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ से लगाना क्या कहलाता है? भारी तथा मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ की सहायता से लगाने की क्रिया को क्या कहेंगे? सपाट धुलाई, स्क्रैम्बलिंग, इम्पेस्टो या इनकास्टिंग। 73 दे तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारी तथा मोटे रंगों की स्पैटुला या नाइफ से लगाने की क्रिया को क्या कहेंगे? इम्पेस्टो। क्या कहेंगे? इम्पेस्टो। अगला आपका, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं? बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं? तैल रंग, पेस्टल, जल रंग या टेम्परा। 74 पे देखो, तो 74 का राइट होगा जिसमें तूलिका में यानी ब्रश, कारण कि बिना ब्रश से जिसमें चित्रकारी की जाती है तो क्या हो जाएगा साथियों? पेस्टल रंग होगा। ये एक प्रकार से ट्यूब टाइप में हो, ट्यूब क्या है, मोम देखे ना, मोम का एक जो कलर आता है इस प्रकार से रहता है। तो पेस्टल, तो उसमें ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ये पेस्टल हो जाएगा यहाँ पे। अगला, यंत्रों से किए जाने वाले रेखांकन कहलाते हैं ना? यंत्रों द्वारा किया गया रेखांकन क्या कहलाए? स्मित रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्रकृत रेखांकन या आपका यांत्रिक रेखांकन। तो यंत्रों द्वारा किया गया रेखांकन को क्या कहेंगे साथियों? तो यंत्रों द्वारा किए गए रेखांकन को हम यांत्रिक रेखांकन कहते हैं। घा सही है। अगला, भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है? भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने ताल में बांटा गया है? 5 ताल होता है, 9 ताल होता है, 16 ताल होता है या 18 ताल होता है। तो 76 का देखिए साथियों, तो भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने ताल में बांटा गया है? तो कितना ताल हो जाएगा साथियों यहाँ पे मानव को ना? जो पूर्ण एक स्वस्थ मानव होता है तो उसे 9 ताल में, 8 से लेके 9 ताल बताए जाते हैं। 9 ताल है तो 9 ताल न। कुमार का क्या होता है? 5 ताल। कुमार का 5 ताल होता है ना। तो इस प्रकार से राक्षस का 16 ताल, ऐसे ऐसे सब इसमें ताल डिवाइड किए गए। जब हमने इसका सुपरफास्ट रिवीजन किया तो उसमें सारी चीज़ को आपको बताए थे। तो आगे बढ़ते हैं। वसली है, वसली क्या है? चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल है, तकनीक है, माध्यम है या पद्धति है। तो वसली क्या है? तो 77 के देखिए साथियों, तो वसली क्या हो जाएगा साथियों? वसली जो होता है चित्रण के लिए उपयुक्त एक धरातल होता है। क्या होता है वसली? चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल को वसली कहा जाता है। सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ? सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ था? काले का, नीले का, बैगनी का, हरे का। तो सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ था साथियों? तो 78 पे देखिए, तो जो रंग का आविष्कार सबसे पहले किया गया था वो क्या था? बैगनी रंग। बैगनी रंग सबसे पहले खोजा गया। गुआचे किसका विभेद है? गुआचे जो है किसका विभेद है? टेम्परा का, पेस्टल का, तैल का या जल का। 79 पे देखिए, तो किसका है गुआचे विभेद? यहाँ पे क्या हो जाएगा? का, टेम्परा का हो जाएगा। अगला है, टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? टाई एंड डाई को ना, टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? अरोबी, फूलबाना, बंधक या शिबोरी। तो 80 नंबर पर देखें तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाई एंड डाई को जापान में क्या कहेंगे साथियों? शिबोरी कहेंगे। अगला आपका, डिजाइन के पूर्ण रंग, पुनरावृत्कृत फुल कलर
रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं। तो इसमें से देखिए क्या हो जाएंगे मुख्य पिगमेंट्स, क्या आएगा इसमें से साथियों ना। तो 81 का देखिए, 81 का देखिए, 81 का क्या हो जाएगा, सैन, मैजेंटा, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू, वायलेट, इंडिगो और ऑरेंज। तो 81 का इसमें जो राइट आपका आंसर सही होगा साथियों वो हो जाएगा सैन, मैजेंटा और येलो। तो यानी जो आपका का वाला है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये तीनों सैन, मैजेंटा और येलो इसमें प्रयोग किए जाते हैं पिगमेंट्स में। अगला है मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, लाल, हरा और ग्रीन और ब्लू नीले घटकों में अलग किया जाता है। तो किसके द्वारा अलग किया जाता है, हार्ड डिस्क के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा, मेमोरी कार्ड के द्वारा या डिजिटल स्कैनर के द्वारा। तो कह रहा है कि रेड ना, लाल, हरा और ग्रीन तथा ब्लू नीले ना, ब्लू या नीले, तो इन सब कलरों को किसके द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है किसके द्वारा ना। तो डिजिटल स्कैनर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, तो किसके द्वारा अलग किया जाएगा साथियों। तो 82 का देखिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इन कलरों को अलग करने के लिए डिजिटल स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट मेकिंग में एक्वाटेंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है। प्रिंट मेकिंग में एक्वाटेंट का प्रभाव किससे प्राप्त होता है। तो वीडियो आप लोगों को जो रोज़ाना मिलता है साथियों 7 से 8 बजे डेली मॉर्निंग में आपको डेली मिलता है साथियों, तो वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे क्रेयन, रेसिन, चॉक, गम, अरेबिस है ना। तो प्रिंट मेकिंग में एक्वाटेंट का प्रभाव किससे प्राप्त होता है, तो देखिए 83 नंबर का चारों में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा रेसिन। किसके द्वारा प्रिंट मेकिंग में एक्वाटेंट का प्रभाव किससे प्राप्त होता है, तो रेसिन के द्वारा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम पूछा, समाचार पत्र है, चलचित्र है, मैगजीन है या टेलीविजन है। तो राष्ट्रीय विज्ञापन हम किसके माध्यम से करेंगे और सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है विज्ञापन का यह। तो क्या हो जाएगा साथ में यहाँ पे 84 पे देखिए एक बार जरा आप लोग कमेंट करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 में समाचार पत्र सबसे अच्छा विज्ञापन का माध्यम होता है। फेरिक है, कांसा है, लौह है, एल्युमिनियम है या जस्ता है। 35 पे देखिए तो हमें जो चारों ऑप्शन होता है चारों ऑप्शन के ही अनुसार अपने आंसर को साथियों देना होता है। तो फेरिक क्या है, तो देखिए 85 में देखिए 85 में क्या हो जाएगा यहाँ पे फेरिक क्या होता है, लौह होता है। क्या होता है, लौह। आगे है कांसे पर पटीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि कांसे पर पटीना लगाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। कांसे पर पटीना लगाने के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमीनो एसिड। तो 86 का देखिए तो कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है साथियों, कांसे पर पटीना लगाने के लिए लगाने से पूर्व कह रहा है, तो कौन सा एसिड प्रयोग किया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करिए ना। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम चयन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले में जाएगा आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण, रबर ब्लैक सतह पर आकृति का निरूपण। दूसरा सतह पर आकृति का निरूपण, धातु पर आकृति का अंतरण, रबर ब्लैकेट आकृति बनाना। और तीसरा हो जाएगा वाला रबर ब्लैकेट आकृति बनाना, सतह पर आकृति का निरूपण तथा धातु आकृति का अंतरण। घाय आकृति बनाना, रबर ब्लैकेट, सतह पर आकृति का निरूपण, धातु पर आकृति का अंतरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साथ ही यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना 87 का है। तो 87 पे देखिए आपका जो राइट आंसर होगा साथी 87 का ये हो जाएगा आकृति बनाना। क्या हो जाएगा, आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण करना, रबर ब्लैकेट, सतह पर आकृति का निरूपण। तो कहने का मतलब पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रिंटिंग सही कालक्रम का श्रृंखला का चयन करिए ना। प्रिंटिंग की जो सही कालक्रम अनुसार है श्रृंखला इसका चयन करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले इंटेलिगो प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, तब फोटोग्राफी आएगा। उसके बाद क्या रिलीफ प्रिंटिंग है, इंटेलिगो है, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी।
फोटोग्राफी, स्क्रीन पेंटिंग, रिलीफ पेंटिंग, इंटेलिगो पेंटिंग। घ में क्या है, स्क्रीन पेंटिंग, फोटोग्राफी, इंटेलिगो पेंटिंग या रिलीफ पेंटिंग। तो देखिए 28 नंबर के यहाँ पे है प्रश्न, 28 नंबर में साथियों देखिए क्या आपका सही होता है यहाँ पे। तो क्या सही जाएगा, सस पर रिलीफ पेंटिंग होता है, फिर इंटेलिगो होता है, फिर स्क्रीन पेंटिंग, लास्ट में क्या आएगा, फोटोग्राफी आएगा। तो जिसमें लास्ट में फोटोग्राफी है, फिर स्टार्टिंग उसका रिलीफ पेंटिंग्स हुआ है, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ ख वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूफिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोलिक अम्ल। तो यहाँ 89 पे देखिए 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ना। तो ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। घा वाला सही है। अगला है बिस्किट फायरिंग डैश डैश से संबंधित है। बिस्किट फायरिंग किससे संबंधित, लास्ट बैक्स कास्टिंग से, सिरेमिक से, सैंड कास्टिंग से या डोगरा कास्टिंग से। तो 90 देखिए, तो 90 का जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, आपका सिरेमिक्स हो जाएगा। किससे, बिस्किट फायरिंग संबंधित है, सिरेमिक्स। अगला मैलेट, मैलेट से क्या संबंधित है, स्टोवन कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्राज कास्टिंग या डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। 91 का देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही, मैलेट किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर से। आगे है आपका कौन सा मिश्र धातु नहीं है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा मिश्र धातु नहीं है। ब्रांज है, ब्रश है, कापर है, व्हाइट मेटल है। तो मिश्र धातु इनमें से कौन नहीं है, तो 92 पे देखिए साथियों, तो कौन सा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ब्रांज, ब्रश, व्हाइट मेटल, ये तीनों हैं न, लेकिन इसमें जो नहीं है वो कापर है, कापर नहीं है। गा वाला। अगला है इन्वेस्टमेंट गोल्ड से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट गोल्ड से संबंधित मल्टीपथ कास्टिंग, ब्रांच कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग, रबर कास्टिंग। तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, प्रश्न जान लीजिए। तो यहाँ 93 पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट से जो संबंधित हो क्या है, ब्रांच कास्टिंग है। अगला है आपका टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है। टाइपोग्राफी का जो प्राथमिक साज सामान है क्या है, आयल ब्रश है, ईजल है, फ्लैट नाइफ है, रोटरिंग पेन है। तो 94 पे क्या आ जाएगा साथियों, 94 का टाइपोग्राफिक प्राथमिक साज सामान क्या है, तो वो हो जाएगा आपका रोटरी पेन हो जाएगा। अगला है भित्ति चित्रण किस माध्यम पर किया जाता है। भित्ति चित्रण जो इसका माध्यम क्या है, जिस पर किया जाता है, कैनवास पर, ताड़पत्र पर, भित्ति पर या कागज पर। तो भित्ति चित्र जिस माध्यम पर किया जाता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भित्ति हो जाएगा, दीवार पर ही भित्ति चित्रण किया जाता है। त्रियामी आभा युक्त चित्र होता है, त्रियामी आभा युक्त चित्र होता है वाश, लिथोग्राफी, स्क्रेच या इम्पास्टो। तो 96 को देखें तो 96 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रियामी आभा युक्त चित्र क्या हो जाएगा, इम्पास्टो हो जाएगा। अगला है क्यूरोस्कोरो शब्द का अर्थ है। क्यूरोस्कोरो शब्द का क्या अर्थ है, फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया या भूदृश्य चित्रण में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, 97 का क्या होगा यहाँ पे, क्यूरोस्कोरो का शब्द जो अर्थ है एक चित्र में प्रकाश और छाया दिखाने को ही क्यूरोस्कोरो को कहा जाता है, क्यूरोस्कोरो कहा जाता है। अगला है भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की। कोलाज प्लेट प्रिंट की पूछ रहा है कहाँ, भारत में। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की भारत में, कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह या यूसुफ। 98 पे देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की जो प्रक्रिया भारत में शुरू किए थे वो कंवल कृष्ण थे। अगला है आपका जल रंग का प्रयोग होता है, जल रंग का प्रयोग कहाँ होता है, ग्रावर पेंटिंग में, कोलाइट टाइप प्रिंटिंग में, लेटर प्रेस पेंटिंग में, इनमें से कोई नहीं। तो 99 पे हम लोग पहुँच चुके हैं साथियों। तो 99 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका,
कम से कम 75 क्वेश्चन है यहाँ आज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम आपके बीच में प्रश्नों को लाए हैं साथियों। तो 99 का देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो ग्राव्यूर प्रिंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राव्यूर प्रिंटिंग। जल का प्रयोग होता है ग्राव्यूर प्रिंटिंग में, पहला सही है। अगला, फोटोग्राफिक कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया? फोटोग्राफी जो कैमरा है इसका सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया? एडिसन, निकोफोर्निकस, मैडियल या राफेल? तो 100 नंबर देखिए, तो यहाँ 100 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोग्राफिक कैमरा का जो सफलतापूर्वक खोज किया, आविष्कार किए, निकोफोर्निकस। अगला है, किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञान हैंडबिल तथा पोस्टर के रूप में कार्य किया? न विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम लांजर, विलियम फ्रेडरिक, विलियम कैस्टन। न तो सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किया था। तो 101 का देखिए, तो 101 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? घा हो जाएगा, विलियम कैक्सटन। कौन जाएंगे? विलियम कैक्सटन महोदय। अगला है आपका, कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? क्यूबा में, जर्मनी में, पोलैंड में या स्विट्जरलैंड में? तो 102 का देखिए, तो 102 का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना था पोस्टर कला के लिए? तो पोलैंड था। क्या था? पोलैंड था। अगला है आपका, वांट्स एंड संदर्भित है। वांट्स एंड संदर्भित राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, कार्बेटिंग विज्ञापन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 103 का क्या सही है साथियों? वांट्स एंड संदर्भित है, तो ये वर्गीकृत विज्ञापन से संदर्भित है। जी का न्यूनतम भाग कहलाता है? जी का न्यूनतम भाग कहलाता है लूप, पग, कर्ण, भुजा। 104 का क्या राइट आंसर के साथियों? लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? जी का न्यूनतम भाग लूप। आधुनिक विज्ञापन के जनक कौन है? आधुनिक विज्ञापन के जनक कौन है? आधुनिक विज्ञापन इसके जनक पूछ रहा, पिता कौन है? यान डब्ल्यू एफेयर, एल्बर्ट लास्कर, विलियम कोकोस्कन या डेविड ओगलवी? तो 105 नंबर का देखें, तो 105 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपका क्या हो जाएगा? हाँ, एल्बर्ट लास्कर। क्या हो जाएंगे? एल्बर्ट लास्कर। अगला है, प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है। प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि मोड़ते समय उनका अनुक्रम पूर्णतः सटीक हो। तो मोड़ना, सिकुड़ना, प्रभाव या अधिरोपण। तो 106 में देखिए क्या करा चाहती है? प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था न, जब प्रिंटिंग किया जाता है पन्नों को तो उसके जो पृष्ठ होते हैं इसकी व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं ताकि मोड़ते समय अनुक्रम पूर्णतया सटीक, उसका जो क्रम हो पूर्णतः सटीक से बैठता चला जाए। तो 106 के क्या राइट आंसर होगा? अधिरोपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिरोपण। अगला है, बहुतायत प्रिंट रंग हैं। बहुतायत जो प्रिंट रंग होते हैं कैसे रंग होते हैं? काला, नीला, सियान या मैजेंटा? बहुतायत जो प्रिंटिंग रंग होते हैं कैसे होते हैं साथियों? तो काले होते हैं। आप जितने भी बुक को देखेंगे छपाई उस सबसे ज़्यादा काले रंग से ही किए जाते हैं। टाइपोग्राफी में एक शब्द दो वर्णों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? तो टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? ना, टाइपोग्राफी जब किया जाता है तो एक शब्द के दो वर्ण के बीच की जो जगह होती है, तो अग्रणी, मार्गन, कर्णिक या अस्पष्टता? तो क्या कहेंगे 108 का देखिए, तो 108 में उसे कहेंगे कर्णिक। क्या कहते हैं? कर्णिक। टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्ण के बीच की जगह को कर्णिक कहा जाता है। ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्ल्यूट, कटआउट, मैट्रिक्स, फंट? तो 109 नंबर के देखिए क्या राइट आंसर होंगे साथ यहाँ पे? तो क्या कहेंगे? ट्रिम क्षेत्र के बाहर का जो विस्तार क्षेत्र से ब्लीड कहा जाता है। कन्फेशन आप हैं
एन एडवर्टाइजिंग कृति है फारसून पांडे की, डेविड ओगलवी की, शोभा डे की, डॉन हार्ट की। तो किसका हो जाएगा साथी? ये आपका हो जाएगा डेविड ओगलवी की। किसकी जाएगी? डेविड ओगलवी की। न कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग ये रचना है तो किसकी है? तो डेविड ओगलवी की है। सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन है। सीमा रेखा से बाहर के विज्ञापन को क्या कहेंगे? हैंडबिल, पीओपी विज्ञापन, पैम्पलेट, रेडियो विज्ञापन। न सीमा रेखा से एक दायरे से बाहर जब विज्ञापन किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो रेडियो विज्ञापन कहा जाता है। रेडियो से जो प्रचार किया है। एक फीका बराबर है, एक फीका बराबर है 12 फाइट, 24 फाइट, 6 फाइट या 10 फाइट। तो एक फीका बराबर कितना होता है साथियों? तो 12 फाइट होता है। अगला है निम्न में से कौन सांस सेरिफ के प्रकार का है? सांस सेरिफ के प्रकार का है बोदोनी, बास्करविल्ले, आवंत ग्रेट या बुकमैन। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? न निम्न में से सांस सेरिफ से क्या प्रकार है? तो आवंत ग्रेट का। सीसी माप की इकाई क्या है? सीसी माप की इकाई को क्या कहते हैं? आंतरिक विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन। नहीं तो सीसी माप की इकाई क्या हो जाएगी? समाचार पत्र विज्ञापन। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड़ उपयोग किया जाता है? मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग जो मोड़ उपयोग में किया जाता है? RGB, HSV, LAV, CMYK। 115। तो 115 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे जो CMYK है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है। रेखा छाप क्या पैदा? स्थिरता, शांत, बेचैनी या कोमलता। तो डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है। तो 116 देखिए क्या पैदा करती है साथियों? तो बेचैनी। डायगोनल जो रेखा छाप है वो पैदा करती है बेचैनी। लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग में किया जाता है? नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइजर फिल्टर या ग्रे फिल्टर। तो 117 देखिए क्या आ जाएगा साथी? पोलराइजर फिल्टर हो जाता है लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए पोलराइजर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। सामूहिकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? सामूहिकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? चिकनी मिट्टी, रद्दी धात, पीतल, बलुआ पत्थर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 118 पे देखिए तो 118 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका खा हो जाएगा, रद्दी धात होता है। अगला है सूखे पोस्टर बनाने के रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ा और नींबू को लगाने की विधि को क्या कहते हैं? ना नींबू लगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो 119 के देखिए तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? फ्रेंस्को सेको, ब्रूअन फ्रेस्को, फ्रेंस्को गम्बियार, पेरी बेत। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? का वाला आंसर आपका फ्रेंस्को सेको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अर्थपूर्ण सूखा प्लास्टर कहलाता है। फ्रेंस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्ण सूखा प्लास्टर कहलाता है। फ्रेंस्को सेको, बुगन फ्रेस्को, मोजो फ्रेस्को, मोजैटिंग। लेकिन अपूर्ण सूखा प्लास्टर कहलाता है। तो 120 का देखिए तो क्या आ जाएगा साथियों? सूखा प्लास्टर क्या कहलाएगा? मोजो फ्रेंस्को कहलाएगा। अगला है आपका फोटोग्रीवर मिश्रण है लिथोग्राफी एवं ऑफसेट का, चित्रकला एवं महानता का, फ्लोरोस्कॉपी एवं कोलोटाइप का, फेडरल एवं सिलेंडर का। यहाँ पे देखिए 121 का क्या आ जाएगा साथियों? तो खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोधी में कमी, संतुलित में वृद्धि, रंग में परिवर्तन। तो 122 का देखिए 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? विरोध में कमी हो जाएगा। अगला है
उथला DOF या ब्रेको प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस आर्मचर सही है? 123। तो यहाँ 1/20 पहला सही हो जाएगा। अगला, यदि HSV का मान 0, 0, 20, 50 से बदल कर 0, 80, 50 हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन दिखेगा? न तो लाल से पीला, कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल, गाढ़े लाल से हल्का लाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 124 का, तो 124 के यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? आपका खा वाला आंसर कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। अगला है, लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई थी? न तो लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई थी साथियों? तो 618 से लेकर 907, 250 से 600, 1100 से 1200 ईस्वी, 1200 से 1500 से। तो 125 का राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की जो शुरुआत चीन में हुई थी वो 618 से लेकर 907 ईस्वी में हुई थी। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे साथियों। न क्वेश्चन नए थे, बहुत ध्यानपूर्वक लर्न करना है। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आप वीडियो को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा साथियों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए साथियों। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा दिया हुआ हर नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच सके। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।